नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। आप कार ही नहीं, आपकी बाइक और स्कूटर भी सीएनजी से चला सकेंगे। सरकार कल सीएनजी से चलने वाले स्कूटर लॉन्च करने जा रही है और सरकार इसे दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च करेगी। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो इसे बाद में पूरे देश में लागू किया जा सकता है। खास बात यह है कि एक बार टंकी फुल होने पर यह स्कूटर या बाइक 120 किलोमीटर चल सकेगी। 2 लीटर में बाइक की टंकी फुल होगी। सरकार को भरोसा है कि इस तरह की बाइक्स के इस्तेमाल से प्रदूषण रोकने में मदद मिलेगी। सरकार ने इसे हवा बदलो कैंपेन का नाम रखा है। और प्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, ये बताइए कि अभी तक तो सीएनजी कार की ही बात होती आई थी, लेकिन अब बाइक भी सीएनजी से चलेगी, तो क्या आप भी मन बना रहे हैं ये बाइक लेने का? देखिए, देश में अपनी तरह का ये पहला प्रयोग है जब सीएनजी के इस्तेमाल से 2 व्हीलर चलाने की कोशिश की जा रही है। कल पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, जिसमें शुरुआती तौर पे 50 सीएनजी रेट्रोफिट स्कूटर्स लॉन्च किए जाएंगे और ये देखा जाएगा कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या चुनौतियाँ हैं और इसका कितना फ़ायदा हो रहा है। खासकर अगर हम पोल्यूशन कंट्रोल की बात करें, क्योंकि कोशिश यही की जा रही है कि जिस तरीके से पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कोशिश ये है कि सीएनजी से बाइक चलाकर, सीएनजी से 2 व्हीलर चलाकर पोल्यूशन के लेवल को कंट्रोल किया जाए और इसके अलावा ये इकोनॉमिकल भी हो। जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है, उसमें ये जानकारी मिल रही है कि जो कैपेसिटी होगी उसकी तकरीबन 2 लीटर के आसपास होगी और जो वन टाइम फिलर होगा उसमें ये करीब 120 किलोमीटर आप सफ़र तय कर सकते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिंग फैक्ट है इसका कि ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी होने जा रहा है आने वाले टाइम में। अब ये देखने वाली बात होगी कि लोगों की दिलचस्पी इसमें कितनी आती है, क्या चुनौतियाँ होती है और किस तरीके से ये जो है पोल्यूशन के लेवल को कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ें हैं, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। शुरुआती तौर पर इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। अब इसकी सफलता जो है, इसके एक्सपेंशन को लेकर, इसकी जो इसे आगे बढ़ाने की सरकार की कौन सा फैसला, किस तरह का फैसला लेती है, वो आने वाले दिनों में तय होगा। जी बहुत शुक्रिया प्रकाश इस बातचीत के लिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी सीएनजी बाइक से चलेंगे तो कितनी बचत आप कर सकते हैं। तो बाइक अगर आपके पास है पेट्रोल की तो 2 लीटर आप उसमें भरवाते हैं 132 रुपए का पेट्रोल। माइलेज आपको 60 किलोमीटर देती है और लागत उसमें आती है 1 रुपए 10 पैसे पर किलोमीटर की। और वही अगर आप सीएनजी की बाइक चलाएंगे तो आपको बता दें कि 2 किलो सीएनजी आपको 76 रुपए की पड़ेगी। माइलेज जो आपको देगी 60 किलोमीटर का और लागत इसमें आपकी 63 पैसे आएगी। और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने रघुराम राजन के बाद मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और स्वामी ने अरविंद सुब्रमण्यम को हटाने की मांग भी की। उन्होंने ये कहा है कि जीएसटी बिल को लेकर कांग्रेस के रुख के पीछे भी अरविंद सुब्रमण्यम का हाथ था। इसके अलावा स्वामी ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस को 13 मार्च 2013 को किसने कहा था कि अमेरिकी फार्मा उद्योग के हितों की रक्षा के लिए भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सुब्रमण्यम स्वामी पर निशाना साधा है। जेटली ने कहा कि राजनेताओं को हद में रहकर बात करनी चाहिए। जेटली ने कहा कि स्वामी अपने काम से काम रखें। जेटली के मुताबिक दूसरा मौका है जब स्वामी ने अपनी हदें पार की हों। ने यही बताया कि ये अमेरिका में काम करता था। ये भी वो ग्रीन कार्ड होल्डर टाइप है, पता नहीं कि सिटीजन है कि नहीं, बट ग्रीन कार्ड तो होना ही है इसका। इंडिया जो है वो अमेरिका के अनुकूल नहीं चल रही है और उसको सबक सिखाने के लिए WTO में हम उनको रगड़ना चाहिए, ये कहा है। अब उसी को हम सलाहकार बनाते। Well, the government has full confidence in the Chief Economic Advisor, Mr. Arvind Subramaniam, and the party, of course, has said that they don't share Dr. Swami's view. Discipline of Indian politicians, to what extent should we attack those the discipline and constraints of whose offices prevent them from responding? And this has happened more than once.
उधर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने रघुराम राजन के बाद मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के बाद स्वामी ने अब अरविंद सुब्रमण्यम को हटाने की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अरविंद सुब्रमण्यन पर कई आरोप लगाए, उन्हें हटाने की मांग की। स्वामी ने जीएसटी बिल को लेकर कांग्रेस के रुख के पीछे भी अरविंद सुब्रमण्यन का हाथ बताया। कांग्रेस ने पलटवार किया। हमारी पार्टी की सरकार को फेल कर सकते हैं, उनको हमें रखना नहीं चाहिए और सोचे बिना हमने रख लिया। और अब 2 साल हो गई, हमने कई चीज इकोनॉमिक स्फीयर में कर नहीं सके, तो पता करना है। तो इसमें जो लोग हमारे निष्ठावान हैं उन्हीं को रखना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के अनऑफिशियल प्रवक्ता भी हैं। समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका इस्तेमाल विपक्षियों पर हमला बुलवाने के लिए करते रहते हैं। पार्टी उनके विचारों से इत्तेफाक नहीं रखती, ये पूर्ण रूप से उनके निजी विचार हैं। इससे पहले स्वामी ने आरबीआई गवर्नर रघुराम पर लगातार हमले करते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की थी। रघुराम राजन ने खुद ही बतौर आरबीआई गवर्नर दूसरा टर्म लेने से इनकार कर दिया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने 27 लोगों की एक लिस्ट बनाने का भी दावा किया है। स्वामी के मुताबिक एक एक करके वो सबको बेनकाब करने का काम करेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अरविंद सुब्रमण्यम आखिरकार हैं कौन। आपको बता दें कि अरविंद सुब्रमण्यम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं और 16 अक्टूबर 2014 को इनकी नियुक्ति हुई थी। हालांकि अरविंद सुब्रमण्यम के लिए लगातार बयानबाजी कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज इस पर साफ कहा है कि जो पार्टी है, और साथ ही साथ ये भी हवाला दिया कि सरकार को अरविंद सुब्रमण्यम के कामकाज से कोई परेशानी नहीं है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। 16 अक्टूबर 2014 को इनकी नियुक्ति हुई थी। 3 साल के लिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की नियुक्ति, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। G20 पर वित्त मंत्री के विशेषज्ञ समूह के सदस्य भी रहे। 2011 में दुनिया के टॉप 100 थिंकर्स में इनका नाम शामिल था। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की। IIM अहमदाबाद से इन्होंने MBA किया है और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से MPhil और DPhil किया है अरविंद सुब्रमण्यम ने। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और नए आरबीआई गवर्नर का ऐलान अगस्त से पहले हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार नए आरबीआई गवर्नर का ऐलान अगले हफ्ते करेगी। आरबीआई गवर्नर की रेस में मौजूदा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम का नाम शामिल है। इसके अलावा आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकरण का नाम भी आरबीआई गवर्नर की रेस में शामिल है। आपको बता दें, शनिवार को आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने आरबीआई के कर्मचारियों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो सितंबर के बाद आरबीआई के गवर्नर नहीं रहेंगे। इसके बाद से ही सरकार ने नए आरबीआई गवर्नर की खोज शुरू कर दी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आरबीआई गवर्नर के पद के लिए कौन कौन से नाम रेस में हैं। अरुंधति भट्टाचार्य चेयरमैन है एसबीआई की। उर्जित पटेल डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। तो आरबीआई गवर्नर के लिए कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं? अरविंद सुब्रमण्यम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। विजय केलकर सीनियर इकोनॉमिस्ट। राकेश मोहन फॉर्मर डिप्टी गवर्नर आरबीआई, और अशोक लाहिरी फॉर्मर सीईए। सुबीर गोकरण ईडी IMF। तो चलिए ये तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं जो कि आरबीआई गवर्नर की रेस में शामिल हैं। अब बढ़ते हैं आगे, और रघुराम राजन ने कहा कि उनके पास कहने के लिए सिर्फ श्रद्धांजलियां ही बची हैं। राजन के मुताबिक वो अभी 2-3 महीने तक आरबीआई के गवर्नर हैं और वो जहां भी रहेंगे देश के लिए उपलब्ध रहेंगे। To talk about today is really the resolution of financial distress, and to some extent I'm talking about obituaries rather than birth announcements, and I feel like in the last few days I've read a lot of my obituaries and I'm still here for 2.5 months in this job. And after that, I will still be around somewhere in the world, probably a lot in India, so don't write me off. सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट देने की तैयारी कर ली। आज कैबिनेट की बैठक में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कई इंसेंटिव्स को मंजूरियां दी गई। इन इंसेंटिव्स के जरिए टेक्सटाइल सेक्टर में नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। साथ ही टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट मिलेगा।
कैबिनेट ने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम यानी कि TUFS के जरिए टेक्सटाइल सेक्टर में प्रोडक्शन इंसेंटिव को मंजूरी दी। TUFS को कैपिटल सब्सिडी से लिंक किया जाएगा और इसके अलावा लेबर लॉज को भी आसान बनाया जाएगा। इसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को लाया जाएगा और ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम को भी बढ़ाया जाएगा। टेक्सटाइल सेक्रेटरी रश्मि वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, जो इस वक्त टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर के लिए जो बूस्टर डोज सरकार ने दिया है, उससे इस सेक्टर में कितना बदलाव की आप उम्मीद करती हैं? क्या बदलाव होने? ये जो आज स्पेशल पैकेज दिया है कैबिनेट ने, जो जिसकी स्वीकृति दी है, इससे काफ़ी बढ़ावा मिलेगा हमारे गारमेंटिंग सेक्टर को। जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में हमें काफ़ी हैंडीकैप के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि 9.6% ड्यूटी हमारे गारमेंट्स को लगती है जब हम EU में उसको एक्सपोर्ट करते हैं और या USA को एक्सपोर्ट करते हैं। जबकि हमारे जो कंपीटिंग देश हैं जैसे कि बांग्लादेश है, वियतनाम है, टर्की है, कम्बोडिया है, ये 0% पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये हैंडीकैप को दूर करने के लिए आज ये स्पेशल पैकेज दिया गया है। कुछ टैक्स इंसेंटिव्स, कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड इंसेंटिव्स और कुछ लेबर लॉ से रिलेटेड फ्लेक्सिबिलिटी लाने की बात की गई है आज के पैकेज में, जो कैबिनेट ने तैयार किया है। और इससे गारमेंटिंग और टेक्सटाइल सेक्टर को काफ़ी बूस्ट मिलेगा और 1 करोड़ करीब जॉब्स जो हैं, कम से कम 1 करोड़ जॉब्स जनरेट होंगी अगले 3 साल में। कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम नीलामी के अगले राउंड के लिए नियमों को मंजूरी दे दी है। सरकार 700, 800, 900, 1800, 2100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई से स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आवेदन मंगवाए जाएंगे, जबकि 10 अगस्त आवेदन देने की आखिरी तारीख होगी। 28 और 29 अगस्त को स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए रिहर्सल होगा और 1 सितंबर को स्पेक्ट्रम नीलामी की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी होगी। सरकार करीब 2200 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलाम करेगी और इसमें 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पहली बार नीलाम होगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय था आज, फाइनलाइजेशन ऑफ इश्यूज रिलेटिंग टू ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम इन वेरियस बैंड्स। ये शायद इस देश के इतिहास की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगी। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि COAI ने स्पेक्ट्रम नीलामी की तारीख तय करने का स्वागत किया। For the first time in the history of the industry has more than adequate spectrum for its needs. So the quantum of spectrum is not a challenge anymore. The challenge right now is the affordability part of the auction. The national telecom policy talks about affordability to the end consumer. I think that is critical when you talk about affordability of spectrum to the industry, because if we cannot afford the spectrum, it will be very difficult to make it affordable to the end user, the consumer. LPG पर सब्सिडी छोड़ने को लेकर मिले अच्छे रिस्पांस से खुश सरकार अब ट्रेन के किराए पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने की अपील कर सकती है। रेल मंत्रालय ने अपने सभी रेल जोन को निर्देश दिए हैं कि पब्लिक काउंटर से जारी होने वाले टिकट पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का ब्यौरा दे। सरकार का क्या एक्शन प्लान है, बता रहे हैं अनुराग शाह। LPG सब्सिडी छोड़ने पर मिली सफलता के बाद अब सरकार आपसे रेलवे के सफर पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ने की भी अपील कर सकती है। भारत प्रधानमंत्री कार्यालय के कहने के बाद अब रेल मंत्रालय ने अपने सभी जो जोन्स हैं उनको निर्देश दिया है कि जो पब्लिक काउंटर से जो टिकट बेचे जाते हैं उनके ऊपर, उन टिकट के ऊपर ये मेंशन किया जाए कि जो जिस टिकट को वो ले रहे हैं उसके ऊपर कितनी कॉस्ट वो दे रहे हैं। जिस तरह से अभी वेस्टर्न रेलवे का ये टिकट है और इसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि इंडियन रेलवे रिकवर्स एवरेज 36% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सबअर्बन ट्रेन, यानी 36% कॉस्ट रिकवर की जाती है और करीबन 64% जो सबअर्बन लोकल का जो सफर होता है उसके ऊपर सरकार सब्सिडी देती है। इसी तरह से जो लंबी दूरी की ट्रेनें होती है उसके ऊपर 57% कॉस्ट रिकवर की जाती है और 43% जो है सरकार इस पे सब्सिडी देती है। और ये जो सरकार सब्सिडी देती है इसको वसूल किया जाता है, जो माल भाड़ा जो सरकार लेती है उसके साथ कंपनसेट किया जाता है। उसके बावजूद भी हर साल करीबन 30,000 करोड़ रुपए का जो सरकार है वो रेल यात्रियों को, रेल सफर करने वालों के ऊपर सब्सिडी देती है। तो सरकार का मकसद यही है कि जो ऐच्छिक रूप से जो सक्षम है रेलवे में सफर करते हैं और जो उसका जो मेन जो कॉस्ट आती है उसको दे सके। तो जिस तरह से LPG सब्सिडी के ऊपर सरकार को सफलता मिली है तो ये एक जो प्रयास है वो रेल में सफर करने वाले यात्रियों पर भी सरकार लागू करना चाहती है। जी बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो हो सकता है कि आगामी रेल बजट देश के इतिहास का
आखिरी रेल बजट हो और इसे प्रस्तुत करने वाले सुरेश प्रभु आखिरी रेल मंत्री हों। नीति आयोग ने मोदी सरकार से सिफारिश की है कि रेल बजट को अलग से पेश ना किया जाए, क्योंकि ऐसा करना समय और पैसे की बर्बादी है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के कुछ सदस्यों समेत इकोनॉमिस्ट विवेक देबरॉय और किशोर देसाई ने तैयार किया। रिपोर्ट के मुताबिक रेल बजट के जरिए रेलवे की स्थिति में कोई सुधार नहीं लाया जा सका, बल्कि ये केवल लुभावने कदम उठाने का जरिया बन गया। रेल बजट में केवल नई ट्रेन, नए रूट, नई फैक्ट्रीज के बारे में घोषणा तो कर दी जाती है, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा इस बारे में कोई नहीं सोचता। सूत्रों के माने तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, द फाइनेंस सेक्रेटरी एंड द कैबिनेट सेक्रेटरी इस बारे में चर्चा कर कोई कदम उठाएंगे। रेलवे बजट को जनरल बजट में शामिल कर दिया जाए और उसको अलग से बजट रूप में प्रस्तुत ना किया जाए, इस किस्म का एक प्रस्ताव और संभावनाएं तलाश करने के लिए नीति आयोग में एक प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। अभी इस पे कोई निर्णय नहीं हुआ है, ये प्रस्ताव के स्टेज पे है और ये अंडर एग्जामिनेशन है। तो ब्रेक्सिट की वोटिंग से पहले भारतीय बाजारों में शानदार रिकवरी देखने को मिली और निफ्टी 8200 के स्तर के पार बंद होने में कामयाब रहा। आज के कारोबार में निफ्टी में दिन के निचले स्तरों से करीब 50 अंक की रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स 47 अंक और निफ्टी 16 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। रियल्टी और फार्मा शेयर्स में खरीदारी रही, तो वहीं टेलीकॉम, ऑटो और एफएमसीजी शेयर्स में दबाव देखने को मिला। तो कॉर्पोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार और उनकी कंपनी पर आईटी विभाग ने छापेमारी की। ये छापेमारी दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत कई अन्य शहरों में की गई और इनकम टैक्स की छापेमारी में करीब 400 अधिकारी शामिल रहे। आपको बता दें कि दीपक तलवार कॉर्पोरेट लॉबिस्ट हैं और पेशे से सीए हैं। दीपक तलवार का नाम तब पूर्व सुर्खियों में आया जब उन्होंने सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा से 15 महीनों में 63 बार मुलाकात की। नीरा राडिया के टेप की छानबीन में बात सामने आई थी कि तलवार ने टेलीकॉम और एविएशन डील्स की मध्यस्थता की। दीपक तलवार मई 2013 से दिसंबर 2013 के बीच रंजीत सिन्हा के घर 29 बार गए। लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट सस्ती टिकट का ऑफर लाया। इसके तहत आपको घरेलू रूट पर 444 रुपए के बेस फेयर में हवाई टिकट मिलेगा। हालांकि आपको टैक्स अलग से चुकाना होगा। सस्ते टिकट की स्कीम आज से लेकर 26 जून तक चलेगी। इसके लिए आपको 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच सफर करना होगा। हालांकि ऑफर सिर्फ एक तरफ की यात्रा के लिए मिलेगा। ऑफर के तहत जम्मू से श्रीनगर, अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से गोवा, दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से अमृतसर के लिए टिकट बुक कराई जा सकती है। तो आम आदमी के लिए राहत भरी खबर आई है। जी हां, जल्दी कैंसर, डायबिटीज की दवाइयों की कीमतें कम होंगी। उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के आखिर तक दवाओं के दामों में कटौती हो सकती है। जल्दी इस बारे में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए फैसला ले सकती है और एनपीपीए कैंसर और डायबिटीज की दवाओं की कीमतों पर कैप लगाएगी। इस लिस्ट में 80 से 85 दवाएं शामिल हैं जो सस्ती होंगी। आपको बता दें, सरकार ने कुछ समय पहले महंगी दवाओं की कीमतें कम करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इससे पहले सरकार कई दवाओं की कीमतें कम कर चुकी है। तो मानसून के मोर्चे पर राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे देश में 15 जुलाई के तय समय से पहले मानसून पहुंच सकता है। आज मानसून ने दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण गुजरात के कुछ और हिस्सों को कवर कर लिया। जम्मू और कश्मीर में भी मानसूनी बारिश हुई। पिछले 2-3 दिनों में मानसून तेजी से आगे बढ़ा है और मौसम विभाग ने उम्मीद जताई कि 24 जून से 30 जून के बीच देश के ज्यादातर इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। अंतरिक्ष में भारत लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आज भारत ने एक साथ 20 सैटेलाइट लॉन्च कर नया रिकॉर्ड बनाया। स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने आज न केवल अंतरिक्ष में अपनी धाक जमाई है बल्कि नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। आज सुबह 9:25 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-34 को लॉन्च किया गया। 26 मिनट 30 सेकंड में 20 सैटेलाइट्स को 505 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट में पहुंचाया गया।
very successfully and precisely, and all the satellite teams are extremely happy on the way we performed the mission, and it's a really great thing to see because प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसरो को ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। एक बार में 20 सैटेलाइट, इसरो ने नए रिकॉर्ड बनाना जारी रखा है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हमारे वैज्ञानिकों को दिल से बधाई। इसरो लगातार रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहा है। आज इसरो ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। 2008 में इसरो ने एक साथ 10 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। आज एक साथ 20 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर इसरो ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 20 सैटेलाइट का कुल वजन करीब 1288 किलोग्राम है। भारत सिंगल मिशन में सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजने के अमेरिका और रूस के एलीट क्लब में शामिल हो गया है। अमेरिका ने 2013 में 29 और रूस ने 2014 में एक साथ 33 सैटेलाइट भेजे थे। अपनी 36वीं उड़ान के साथ PSLV दुनिया का सबसे भरोसेमंद सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बन गया है। इसमें दो राय नहीं कि इसरो की अंतरिक्ष में लंबी छलांग अमेरिका के नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रूस के रोसकॉस्मोस स्टेट कॉर्पोरेशन जैसी स्पेस एजेंसी के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फिलहाल न्यूज़ टुनाइट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।